हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था, आप देखे होंगे पॉलिटी में हम लोग का जो क्लास था यहाँ तक हम लोग ख़त्म किए थे। आज का जो आपका क्लास है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पॉलिटी में जो मताधिकार है, जो वयस्क मताधिकार है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो हृदय गति के समान होता है। याद रखिएगा, मेंस में सवाल पूछा गया था, बीपीएससी के मेंस में ये सवाल पूछा गया था। इसलिए यहाँ से अगर आप चाहें तो चीज़ों को समझ के आप आंसर को भी लिख सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र में जो स्तंभ के रूप के अगर देखेंगे ना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। देखिए, पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। आपको याद होगा, ब्रिटिश हुकूमत के समय में जब कुछ लोगों के द्वारा जब संविधान लिखने की बात हो रही थी, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शामिल नहीं थे, उस समय ये वयस्क मताधिकार का सिद्धांत था ही नहीं। मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही अधिकार प्राप्त होने वाली थी। लेकिन जिस लोकतंत्र के बारे में और जिस लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमेशा आंदोलन और संघर्ष किया, वो बिल्कुल अलग होता। आज भी बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे लोकतंत्र तो है, लेकिन सभी लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार नहीं है। आज भी बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उसमें कुछ खास लोगों को ही वोट देने का अधिकार है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनकी जो मूल्य होती है, जो उनका कीमत होता है, जो उनका वैल्यू होता है, उनके बराबर नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय संविधान में, और जब हम भारत का लोकतंत्र पढ़ेंगे तो भारत के लोकतंत्र में जो वोट देने की जो शक्ति है, ये भारत के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। बहुत ही समझिए कि सबसे ज़्यादा जो शक्ति है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो पावरफुल, जो आप जिस शक्ति के बारे में आप बात करते हैं, ये शक्ति आपके पास है, भारत के जनता के पास है। वोट देकर के किसी भी व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इतनी शक्तियाँ, इतनी पावर भारत के जनता को प्राप्त है। और यहाँ पे जो सार्वभौम मताधिकार का जो सिद्धांत यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, एक व्यक्ति का, चाहे वो कितना हो निचले पैदान पे खड़ा क्यों ना हो, इस समाज का सबसे वंचित समुदाय से बिलोंग क्यों ना करता हो, और इस भारत में रहने वाले जो सबसे अमीर हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अबानी अंडानी क्यों ना हो, और एक मेहता रानी, दोनों की वोट का कीमत जो है वो बराबर है। यहाँ पे दोनों लोगों को समानता जो प्राप्त है। जब वो वोट देने जाती हैं तो दोनों एक ही कतार में खड़ी होती हैं और दोनों की जो वैल्यू होता है बराबर होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये बात कहा था कि एक वोट की जो कीमत है, वोट की जो कीमत है, रानी और मेहता रानी दोनों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर देता है। यह समानता का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको यहाँ पे मिलेगा। समाज की संरचना को जब देखेंगे आप तो उसमें बहुत ही ज़्यादा विभेद, अंतर देखने को मिलेगा आपको। समाज की संरचना इतनी जटिल बनाई गई है कि वहाँ पे ये समाज को, खास करके जिस वर्ग में इन सभी लोगों को बांटा गया, वो सभी लोगों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे नहीं लाया जा सकता। लेकिन जब भी चुनाव की बात आती है, जब भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात आती है, तो ये सारे के सारे लोग एक ही छत के नीचे बराबर समान रूप से एक जैसा दिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, हम लोग
नेक्स्ट के क्लास में बहुत डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। जो चीज़ें दिया गया है उस पे ही हम लोग ज़्यादातर मतलब फोकस करें। और कहता है यहाँ पे कि अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये 2015 के बाद सऊदी अरब में थोड़ा सा उदारता के आ गई, थोड़ा सा लोकतंत्र की जो बहुत खूबसूरत जो एक मॉडल जो आप कह सकते हैं ना, जो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत मॉडल होता है, जिसमें चुनाव समझिए कि उसके हृदय गति के समान होता है, उसके बिना फिर लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी ये सारा का सारा चीज़ें इसमें शुमार हो गया। संविधान निर्माताओं ने इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जो संरचना तैयार किया, वो आज भी पूरी दुनिया के लिए अजूबा है, अद्वितीय है। इतनी ज़्यादा शक्ति और इस शासन में जो लोगों को प्राप्त हुआ वो दुनिया के किसी भी देशों में आपको दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे देखिए 2015 तक सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार से वंचित रखा गया था। और 2015 के बाद उन्हें जो आधुनिक जो समाज है उसमें अभी के समय में समझिए कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने अधिकार दिया महिलाओं को भी वोट देने का। अगला देखिए, कहता है कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे देख लीजिए एक बार देखिए, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। आप समझ रहे हैं, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। जहाँ पे जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया जाता है, और हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको खास तरह के ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। लेकिन उन्हें वोट देने के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसा कि आप एस्टोनिया में देखते हैं और यहाँ के नागरिकों के साथ आपको देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा, कहीं कहीं तो मतलब ऐसा आपको चुनाव मिलेगा जहाँ पे कुछ खास लोगों को ही वोट देने का अधिकार है और कुछ खास लोगों को, यानी कि समझिए कि जो वहाँ के समाज के कुछ ऐसे वंचित या उसके मूलवासी जो हैं उनको वोट देने के अधिकार से महरूम रख दिया गया, वंचित कर दिया गया। आगे देखिए, कहता है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व है भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यहाँ पे समझ सकते हैं, फिजी का जब चुनाव होता है तो वहाँ के जो मूलवासी हैं, फिजी के जो मूलवासी हैं उनके वोट का कीमत भारतीय जो हैं मूल के जो नागरिक हैं वहाँ पे जो निवास करते हैं उन्हें उनके अपेक्षा इनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो कीमत होता है वोट का, वो कम हो जाता है। और इस लोकतंत्र में ऐसे बहुत सारे टर्म ऑफ कंडीशन आपको मिलेंगे, लेकिन जिस लोकतंत्र का सिद्धांत हमारे भारत के लिए दिया गया, जिस लोकतंत्र का सिद्धांत दुनिया में बहुत जगह पे प्रचलित है, जैसे आप ब्रिटेन में देखते होंगे, जैसे अमेरिका देखते होंगे, जैसे भारत देखते होंगे, तो यहाँ पे जो आपको इसका कीमत दिख रहा होगा वो बहुत ही अजूबा अद्वितीय दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो पावर रहने वाले जिस भूभाग में, जिस क्षेत्र में रहते हैं लोग, उनके पास सबसे ज़्यादा होता है। और भारत में इस तरह का कोई भी विभेदनकारी या ये कहें तो कोई भी अंतर आपको नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से अन्य देशों में आपको दिख रहा है। अगला हम लोग देखते हैं, इसी में देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। राजनैतिक समानता के
बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। क्या भारत में सामाजिक समानता प्राप्त है? समानता सिर्फ एक ही स्तर पे नहीं दिखना चाहिए। समानता बहुत ऐसे आयाम है जहां पे दिखना चाहिए सभी लोगों को। क्या सामाजिक रूप से समानता सभी को प्राप्त है? यह तो सिर्फ संविधान में दिखता है, लेकिन व्यवहार में कहाँ दिखता है? उसी तरीके से लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। जब आप वोट देने जाते हैं तो एक रानी और दूसरा मेहतरानी जो है, मेहतरानी है, दोनों को कीमतों के अनुसार दोनों की जो वैल्यू है, यहाँ पे समानता तो दिखता है, लेकिन और कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पे समानता का भाव दिखाई देता है, प्रकट होता है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का, जैसे भारत में था कि पहले वोट देने का अधिकार लोगों को 21 वर्ष में प्राप्त होता था जब देश आज़ाद था। तो जब देश को आज़ादी मिली उस समय की बात थी। बाद में संविधान संशोधन करके वयस्क का जो एक परिभाषा होता है उसमें कुछ परिवर्तन करके एज को कम कर दिया गया। अब जो लोग 18 वर्ष पार कर जाते हैं, 18 वर्ष होते हैं, उन्हें वोट देने का जो अधिकार है प्राप्त हो जाता है और उनकी भी कीमत, जो वोट की कीमत होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। यही कहता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे उनकी संख्या, उनकी जनसंख्या, उनकी आबादी सबसे कम क्यों न हो, चाहे समाज के सबसे अंतिम पैदान पे खड़ी क्यों न हो, सबकी कीमत एक है, सबकी कीमत बराबर है। यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई जा रहा है। हर एक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह कार्टून जो आपको दिख रहा है, देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का एक क्या मतलब है, जैसे आप देख रहे हैं। राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है? क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है? बिल्कुल लागू किया जा सकता है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। जॉन टेलर अल्बुकर्क जनरल अमेरिका के कैगले कार्टून आप देख सकते हैं। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है? इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना और विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कहता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। कहते हैं कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। कब? तो 1980 में कहता है, देखिए 1980 में जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से क्या मिली? मुक्ति मिली। इस समय ये जाकर के आज़ाद हुए। और कहता है उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे।
थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। कभी कभी आप देखते होंगे हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है। भारत में लोग कहता है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां कहती हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है कुछ ज़्यादा ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कभी कभी कहा जाता है लोकतंत्र में एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, कभी भी किसी एक पार्टी को 5 साल से ज़्यादा नहीं रहने देना चाहिए। अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है और लोकतंत्र का जो समझिए कि उद्देश्य है, जिस उद्देश्य का सपना जो ख्वाब था संविधान के निर्माताओं ने देखा, राष्ट्रीय नेताओं ने देखा, अगर उसको साकार करना है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो सत्ता होता है हमेशा अदलता बदलता रहना चाहिए। विपक्ष की भूमिका भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की जो भूमिका होता है, लोगों की जो समानता होता है, स्वतंत्रता होता है, उसका जो निष्पक्ष न्याय होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कोई ऐसी पार्टी जो लगातार बने रह जाए वो लोकतंत्र का उदाहरण नहीं होता। लोकतंत्र वो भी होता है, लेकिन लोकतंत्र में खामियां आ जाती है। जो पार्टी लगातार 15 साल 10 साल से अगर सत्ता में है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। ये किसी न किसी मुद्दा पे ये हो सकता है। यही वजह होता है कि रोटी जब आप बनाते हैं तो रोटी को उलट पलट के बनाना चाहिए, तब जाकर के आपका रोटी बहुत ही अच्छे तरीके से पकता है। राजनीति भी बिल्कुल इसी तरह होता है। और लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि आज़ादी के बाद तक और अभी तक जो ये पार्टी बना, विपक्षियों की भूमिका ज़्यादा नहीं रही, लेकिन किसी भी तरह चाहे साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके ये पार्टियां हमेशा सत्ता में रही हैं। और सत्ता में जब इस तरह से बनाए जाते हैं तो वहाँ पे जो शासन है उसका दुरुपयोग होता है। वहाँ पे लोगों का जो हित है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं एक राष्ट्रपति के पास तो है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्तियों को गलत तरीके से उपयोग करती है। इस तरीके से यह शासन जो प्रणाली है, भले हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शक्तियाँ सबसे ज़्यादा एक सम्राट के पास आ जाता है और लोगों की शक्तियाँ जो होता है कम हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र में लोगों की शक्तियाँ सर्वोपरि होना चाहिए और वहाँ पे जो सम्राट बनाए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने जाते हैं वहाँ के जनता के द्वारा, उनकी शक्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए और जो सम्राट बनते हैं या राजा बनते हैं उनकी शक्तियाँ कम होनी चाहिए। जब एक ही पार्टी साम दाम दंड भेद के नीति के द्वारा जब इस चीज़ को, जैसे हमारे भारत में कहा जाता है, बहुत ऐसे राजनीति पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि हम तो वोट दे करके ईवीएम को आया है, वो जिसको दे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लोगों को ईवीएम पे भी संदेह हो गया, क्योंकि कुछ ही पार्टियों का ये मानना है कि जो सत्ता में सरकार रहती है वो इसका दुरुपयोग करती है और सरकारी जो मशीनरी है या सरकारी जो कर्मचारी है, जैसे आप देखते होंगे अभी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा इसके ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था। अब भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज हो रहा है और आपको सोचना चाहिए बहुत खतरनाक रूप लेते हुए जा रहा है। ईडी के खिलाफ जनता रोड पे आ गई, सड़कों पे आ गई, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईडी किसके कंट्रोल में है, ईडी को किसने स्वतंत्रता दी, किसने ईडी को ज़्यादा खुले तौर पर मतलब काम करने को ये कर दिया। इसका मतलब क्या है, सरकार अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं लेकर के अपने कंधों से बंदूक चलाने का काम जो सोचती है, जिसके वजह से शासन प्रणाली अपने उद्देश्यों को, लोकतंत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता और ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, गलत तरीके से होने लगता है। जैसे भारत में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। यह एक समझिए कि जांच एजेंसी है जिसको अधिकार है, ईडी को यह अधिकार है किसी ऐसे
संदिग्ध जो मामला हो वहाँ पे छापा मारने का उसको अधिकार है। और जब उसी सरकार के द्वारा सरकार के हित के लिए और सरकार उसे अपने तरीके से सक्रिय कर देती है तो ये खतरा हो जाता है। और ये देखते होंगे दिल्ली में केजरीवाल को बुलाया गया, दिल्ली में इस तरह से किया जाता है, बिहार में अब तेजस्वी प्रसाद को यादव को ऐसा किया गया। तो इस तरीके से आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे समझने की बात है। और अंततः जनता, लोगों को नहीं, भारत के पब्लिक को नहीं सड़कों पे उतरना चाहिए ईडी के विरोध में, खिलाफ में। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा। तो ये क्या होता है, एक छत्र जो राज किसी का होने लगता है, वो सत्ता जो चलाता है वो व्यक्ति, वो तनाशाह होने लगता है। उसकी जो निरंकुशता होती है लोकतंत्र को खतरे में डाल देती है। और यही चीज़ें तो यहाँ पे कहना चाहता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। जैसे कहा भी तो जा रहा है, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो वर्तमान सरकार है, नाम नहीं लेना चाहिए, वर्तमान सरकार जो है, ठीक है, गलत तरीके से चुनाव क्या करती है, जीतती है। हर पार्टी, हर दूसरे जो सत्ताधीन पार्टी होते हैं उस पे आरोप दोषारोप लगाते हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला कि जब ईवीएम से जब चुनाव होता है तो पारदर्शी और 100% ये कहना कि सही तरीके से हुआ, ये भी कहना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए। कहता है चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। ये भी लोकतंत्र तो है, लेकिन बार बार संविधान में संशोधन करके इन्होंने अपनी शक्तियों को काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया ताकि लोगों का हस्तक्षेप इसके तरफ में कम हो। और ये बार बार इस सत्ता का दुरुपयोग करके या लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण पहलू है उसका दुरुपयोग करके क्या करें, गद्दी को बार बार हासिल करें। और यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं वो चाहे कुछ भी कर ले, वो चुनाव नहीं जीत पाती। और विपक्षी को हमेशा कमज़ोर बना के रखा जाता है। लोकतंत्र तो ये भी है, लोकतंत्र की विशेषताओं में ऐसे भी चीज़ें आते हैं। लेकिन ऐसे लोकतंत्र जो होता है, ऐसे जो सरकार होता है, वहाँ पे जनता का हित नहीं माना जाता, वहाँ पे जनता का हित बर्बाद हो जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे कहने की कोशिश किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में देखिए कहता है कि बार बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। कहता है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप लोकतंत्र में आप देखेंगे हर एक पार्टी जो विपक्ष में रहता है वो सरकार को दबाव डालता है। दबाव क्यों बनाता है? सरकार के ऊपर दबाव इसलिए बनाई जाती है ताकि जो वादा और इरादा चुनाव जीतते समय जो जनता से किया जाता है उसको पूरा करवा सके। और यही वजह होता है कि लोकतंत्र की जब उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो ख्वाब देखने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे कमज़ोर वर्ग को, चाहे सबसे निचले पैदान पे खड़ा क्यों न हो, उसका भी हक और अधिकार की बात इस यहाँ पे किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है विपक्षी को मजबूत करना। क्योंकि जहाँ भी लोकतंत्र है, अगर वहाँ पे विपक्ष मजबूत है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार सक्रिय होता है। किसके लिए? वहाँ के जनता के लिए। वहाँ के जनता का हित सबसे ज़्यादा साधा जाता है। लेकिन जहाँ पे विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, वो सत्ता और वो जो सरकार होता है निरंकुश हो जाता है, वो तनाशाह हो जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे भारत में इस तरह से आभास कभी कभी दिखता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता होगा कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
अगर लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, इसका मतलब ये है कि वो लोकतंत्र खतरे में है। वहाँ पे लोकतंत्र का जो ख्वाब है, जो सपना है, जो उसकी विशेषता है, जो उसका महत्व है, वो गौन हो जाता है, कम पड़ जाता है। जब पार्टियां जब आंदोलन करती हैं, सत्ता में रहने वाले सरकार के खिलाफ जब खड़ा होती हैं, तो वहाँ पे उसको दबाया नहीं जाता, उसे सुना जाता है। और सरकार को एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए कि कम से कम वो किसका मांग करता है, क्योंकि वो भी तो जनता के हित के बारे में बात करता है। तो जो अच्छी पार्टियां होती हैं, या कहे कि लोकतंत्र को जो लोग समझते हैं, वहाँ पे विपक्ष मजबूत अगर हो जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हित जनता का होता है, और उस देश में रहने वाले जो विकास है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। अब देखिए, एनसीईआरटी, आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी क्या नहीं सिखाता। व्यवहार में सब कुछ है, व्यवहारिकता जो है यही चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़ने से लोग आईएएस नहीं बनता। किताबी कीड़ा अगर हो जाते हैं तो कभी भी यूपीएससी और बीपीएससी तो फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न अप्लाइड पूछे जाते हैं। और अप्लाइड की अगर बात किया जाए तो अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आपकी वर्तमान सरकार के साथ होता है। देखिए, यही सब चीज़ें हैं। एक्चुअली पॉलिटी में बहुत सारा इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, मेंस में, चाहे वो यूपीएससी में देख सकते हैं या बीपीएससी में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न होता है। बस वहाँ पे समझ ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी जो समझ होना चाहिए वो समझिए कि उसका जो व्यापक जो ये कह सकते हैं दृष्टिकोण होना चाहिए, तब जा कर के आप लिख पाएंगे। देखिए, आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 9th क्लास का एनसीईआरटी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी। 9th क्लास, अभी तो मैट्रिकुलेशन 10th के बाद 10th मैट्रिक हो जाता है, अभी तो नॉन मैट्रिक में ही ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे अगर बौद्धिकता आपका सबसे बेहतर होने लगे तो सोचिए, यही तो बेस है। अगर एनसीईआरटी 1 से 6 से लेकर के 10+2 अगर आप पढ़ते हैं तो आप यूपीएससी या बीपीएससी कोई भी चीज़ है 6 महीना के बाद, 1 साल, 2 साल के बाद फाइट कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। बस चीज़ों को समझिए, अपने आप को रखिए, वर्तमान से जोड़ के देखिए। बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे लोकतंत्र में, तो वहीं तो हम चर्चा कर रहे थे। आप भी इसी तरह सोचिए, आपको भी एक दूसरे से रिलेशन जोड़ने का और एनालिसिस करने का अगर आ जाए, अगर ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है यूपीएससी और बीपीएससी फाइट करना। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। ठीक है, सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। समझ रहे हैं? भारत में भी इसी तरह से है। आप अगर देखते होंगे तो इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लगता होगा। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारा है। सोशल मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया तो सरकार की सच्चाई को जनता के सामने ला के खड़ा कर देती है। लेकिन जो सरकारी, जो सत्ता में रहने वाले जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में रहने वाली जो पार्टियां हैं, वो अपनी सरकारी मशीनरियों का गलत तरीके से क्या करती है, प्रयोग करती है। और साथ ही साथ मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, ये सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेकर के काम करती है। तो यहाँ पे लोकतंत्र तो नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्या जिम्बाब्वे में जिस तरीके से आपको दिख रहा है, आप तो जोड़ के देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसे लोगों ने, जैसे आप देखते होंगे, बहुत ऐसे जो मीडिया वाले लोग हैं, तो मीडिया 2 धारों में बट गई। एक होता है जो सरकार के पक्ष में हमेशा रहता है, जो सरकार के हिमायती हो जाते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, सही चीज़ों को परोसा नहीं जाता और मीडिया जो दिखाती है वही दिखता है, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में है। और भारत में भी इस तरह से दिखता है, अन्य देशों में भी इस तरह से दिखता है। जो सत्ता में रहने वाले जो पार्टियां हैं, कभी कभी इसका गलत उपयोग करने लगती है। जैसे आप देखते होंगे, रवीश कुमार का एक फिल्म आया था, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रवीश कुमार के फिल्म को भारत में नहीं चलने दिया गया और वर्तमान सरकार जो है उस पर दोष लगाई जाती है कि शायद इन्हीं के वजह से इस पे बैन कर दिया गया। और लेकिन विदेशों में इसको बहुत सराहा गया।
जो पत्रकारिता होनी चाहिए, जो टेलीविज़न होना चाहिए, वो किसके लिए? इन्फॉर्मेशन को कौन ऐसा जो मीडिया है जो जनता के सामने सटीक तरीके से सही रूप से दिखाती है या प्रस्तुत करती है? तो यहीं पे वो दिखाना चाहता है कि उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। और इस तरीके से जो दिखाया जाता है वहीं जनता इस चीज़ को क्या करती है, समझती है। जैसे आपको लगेगा बार बार एक कॉन्सेप्ट आता है, दो तरह की धाराओं की जो मैं बात कर रहा था। तो एक होता है गोदी मीडिया, बार बार ये एक टर्म जो आता है बार बार, गोदी मीडिया का मतलब होता है कि सरकार की गोद में है ऐसे मीडिया। और जब ऐसे मीडिया सरकार के गोद में बैठ जाएगी तो सोचिए वो तो सिर्फ सरकार के हित या सरकार के लिए ही काम करेगी। तो यहाँ पे दो तरह की बात और भी आ जाती है। कुछ लोग पत्रकारिता करते हैं और कुछ लोग टीवी चैनलों में नौकरी करते हैं। पत्रकारिता करना एक अलग चीज़ होता है और टीवी चैनलों में नौकरी करना ये अलग चीज़ होता है, दोनों में अंतर है। लेकिन जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो लोग कभी भी सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है पत्रकारिता वो किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता में जनता अहम होती है। सरकार की हर एक बात को जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता में अहम बात होता है। उसके सूचना जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको पहुंचाना सही तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। ये पत्रकारिता होता है। लेकिन जो नौकरी करते हैं वो वहाँ पे जो उसके मालिक होते हैं उसके इशारों पे काम होता है और मालिक इस सत्ता के अधीन हो जाते हैं। नहीं तो फिर इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, फिर इन पे छापा मराएगा। वो भी बेचारे डर जाते हैं कि चलो कम से कम सत्ता में जो है उसी के लिए काम किया जाए। और वही चीज़ हुआ जिम्बाब्वे में, वही चीज़ जिम्बाब्वे में भी हुआ। वहाँ प्रतिपक्ष को कमज़ोर कर दिया गया और 1980 के बाद जब ये आज़ाद हुआ, एक छत्र राज एक ही पार्टी के लोग अभी तक करते आ रहे हैं। लोकतंत्र तो यहाँ पे भी है। लोकतंत्र में अनेक पार्टियां होती हैं और पार्टियों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। अभी देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे हमारे भारत के संसद में एक दूसरे को समझिए कि चप्पल चला के मार देता है, कुर्सी उठा के उधर कुर्सी से मारता है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निशानी और पहचान नहीं है। हर एक पार्टी को दूसरी पार्टी के जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको जनता के सामने लानी चाहिए, लेकिन वो भी स्वस्थ तरीके से। इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे जनता का, वहाँ पे पार्टियों में जो आला कमान के जो लोग हैं उनका ही जान खतरे में पड़ जाए। तो फिर तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ। लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे जिम्बाब्वे में क्या दिखाया जा रहा है? जिम्बाब्वे में सब चीज़ को अपने कंट्रोल में किया गया। चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है उस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है? वहाँ के सत्ता में रहने वाले सरकार का है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, चुनाव को जीतने के लिए जितने भी गलत तरीके अपनाए जाते हैं वो सब का सब यहाँ पे किया जाता है। प्रतिपक्ष को, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कभी भी उसको उभरने नहीं दिया जाता है। हालांकि उसका जनाधार होने के बावजूद भी वो कभी सरकार में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सरकार अपने समय में संशोधन कर करके क्या करती है? अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है, अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है। और साथ ही साथ जितनी भी सरकारी मशीनरी है उसका उपयोग अपने लिए करती है। आप देखते होंगे मीडिया का भी जो चौथा स्तंभ के रूप में कहा जाता है, चौथा स्तंभ के रूप में कहा जाता है, उसी भी दिखाया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जैसे आपको जिम्बाब्वे में दिखा, यहाँ पे जनता का हित साधा नहीं जाता, जनता का हित खतरे में पड़ जाता है। इस चीज़ को समझिए। फिर कहता है यहाँ पे अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। आप देखते होंगे
इसी अखबार और पत्रकारों ने हमारे देश के लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागरूकता पैदा किया था। इसी पत्रिका और अखबारों ने जो स्वतंत्र होकर के जो लेखनी किया करते थे, उसी की वजह से समाज में जागरूकता पैदा हुई थी। समाज को यह आभास हुआ था कि मेरा जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, हम जिसके मतलब गुलामी में हम आज जी रहे हैं, वो कितना खतरनाक है। इसी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को ये पता चला कि भारत में किस तरह शोषण किया जाता है। इसी पत्रकारिता और अखबारों के माध्यम से भारत के लोगों को ये पता चला कि हमारे यहाँ की धन संपत्ति किस तरह पलायन कर जाती है, टेम्स नदियों के किनारे जाकर के संग्रहित हो जाती है। ये सब चीज़ें जो थी पत्रकारिता में जो निहित था, जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, जो राष्ट्रीय नेताओं थे, जिन्होंने अखबार का स्थापना किया, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अखबार का पत्रकारिता करते थे, वो देश की आज़ादी के बाद भी यही सोचा होगा उन्होंने कि ऐसा ही शायद चलता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मैं अपने देश की बात थोड़ा कर रहा हूँ, देश जब आज़ाद हुआ तो उनकी आज़ादी जो थी वो धीरे धीरे छीन गई सत्ता में रहने वाले शासकों के द्वारा। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, जिम्बाब्वे ने यही काम किया। अगर उसके सच्चाई को कोई छाप दे तो फिर देखिए क्या होता है, उस संपादक का क्या हाल हो जाता है। उसका जो भी प्रेस होता है तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया जाएगा, उस पर राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। हमारे भारत में भी इस तरह से बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा। कभी कभी आपको सुनने को मिला होगा, जब भी वर्तमान में कोई ऐसी सरकार आती है तो जेएनयू पे कुटारा मतलब समझिए कठाराघात करती है। उसको लगता है कि जेएनयू राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और राष्ट्रीयता मतलब बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, उसके लिए खतरा हो जाता है। यहाँ विचारधारा की लड़ाइयाँ होने लगती है, जिसकी वजह से पत्रकारिता को भी सोच समझ कर के काम करना होता है। अभी भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष रूप से अभी भी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनकी खबरों को जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जिस तरीके से जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, कभी कभी लोकतंत्र में भी ऐसा होने लगता है जब दिखता है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जो होता है अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है। और ये महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है इस सब चीज़ का। कहता है कि सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। आप कभी कभी देखते होंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये जो चार शक्तियाँ हैं, इन सारे शक्तियों पे जो यहाँ के जो भी पीएम और सीएम होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी सरकार खुद से काम नहीं करके न्यायालय से काम करवाती है, यानी कि बंदूक उसके कंधों पे रख के खुद चलाती है। कभी देखिएगा, अभी जो आंदोलन आपको हो रहा है भारत में, जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ये भारत में ऐसा कभी नहीं था। ईडी के खिलाफ लोगों को उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जनता उतर गई रोड पे, सड़क पे उतर गई ईडी के खिलाफ, उसका विरोध कर रही है। ये सोचने वाली बात है। आखिर लोकतंत्र को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? आखिर हमारा लोकतंत्र किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है? क्या हमारे संविधान के रचनाकारों ने, क्या हमारे संविधान को बनाने वाले लोगों ने यही ख्वाब देखा था? यही सब चीज़ें कहता है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना भी पर्याप्त नहीं है। समझिए,
जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकप्रिय हो सकते हैं और लोकप्रिय नेता भी तमाशा हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना, यहाँ पे देखिए, कहता है कि अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। कहा जाता है भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़े जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग को इस बात का भनक लगा तो बहुत सारी पार्टियां बोले कि नहीं, कम से कम इसको निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए, तो वीवीपैट लगा दिया गया है भीम में, वीवीपैट। लेकिन चुनाव आयोग ये भी कहता है कि वीवीपैट की जो मशीनें थी वो खराब थी, और एक दो नहीं, लगभग 6 से 7 लाख वीवीपैट क्या थे, खराब थे। इसका मतलब क्या था? मतलब सोच के देखिए, हम तो बात जिम्बाब्वे के बता रहे हैं, लेकिन संदर्भ बहुत सारा चीज हो सकता है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो भारत की राजनीति को भी समझिए। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना भी जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। जब ईवीएम से चुनाव होने लगा तो ये कहा गया कि शायद इसमें समय कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा। इसके पहले की अगर बात करें तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था, लेकिन समस्या वहाँ भी ऐसा ही था। वहाँ पे बहुत ही असामाजिक तत्व ऐसे थे जो दबंग थे, जो मवाली थे, जो निरंकुश और जो बाहुबली नेता थे, वो लोग बूथ को लूट लेते थे। समस्या वहाँ भी था। लेकिन अभी के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो साइंस टेक में सबसे ज़्यादा डेवलप रहेगा, वही इस चीज़ को पकड़ पाएगा। भारत की जनता कहाँ समझती है इस चीज़ को। उस समय तो बैलेट पेपर से था तो चीज़ों को समझ जाती थी कि भाई हमारा वोट तो पड़ा ही नहीं, फलाना दूसरा वोट लेके चला गया। अभी तो साइंस टेक का ज़माना है और विज्ञान प्रौद्योगिकी तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं, और एकदम अनपढ़ लोग कैसे समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ईवीएम क्या है, संदेह में है। क्या है? संदेह में है। और चुनाव को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का हृदय गति कहा जाता है। अब जहां हृदय गति रुक जाएगा, लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा, आपका शरीर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कहता है यहां पे, चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनैतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, यहां देखिए आप लोग, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए क्या कहा, कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, और कहता है कि सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन ये स्वतंत्रता जिम्बाब्वे में तो नहीं दिखा। ये लोकतंत्र का मुख्य आधार होता है, स्तंभ के तौर पे देखें तो ऐसे चीज़ों को माना जाता है, और लोकतंत्र में ये सब चीज़ों का होना समझिए कि अधिकार होता है। और जहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है वहाँ पे लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, विशेषता है इसकी। कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे।
कहता है कि इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। लेकिन इसका हम व्याख्या करेंगे आपको, थोड़ा सा पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, परिभाषाओं का जो सारांश है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।